हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में जो है सागरीय नितल की संरचना, यह पाठ कक्षा 8वीं में के भूगोल विषय का हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कुछ जो है सागरीय नितल की संरचना किस प्रकार उसके बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है कि जो हमारी भू आकृतियाँ किस प्रकार से और सागरीय नितल की संरचना किस प्रकार से हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। आज हम देखेंगे महाद्वीपीय मग्न तट। जैसे कि मैंने आपको आकृति बताई हुई थी, उस आकृति में कि महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहते हैं हम देखेंगे। मैंने आपको इसके बारे में पहले बताई हूँ, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कहाँ से जो है महाद्वीपीय मग्न तट स्टार्ट होता है, इसकी लंबाई कितनी, इसकी जो है कितने किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तट के निकट एवं सागर में डूबा हुआ भूमि का भाग महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहते हैं, तो आपको आंसर आएगा आपका कि तट के निकट तट के निकट कहाँ, सागर के तट के निकट में डूबा हुआ भूमि का भाग जो होता क्या कहते हैं, उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। ओके, यहाँ पे आंसर बना। यह महासागरीय नितल का सबसे उथला भाग होता है। मतलब ये महासागरीय का जो महासागर होता है उसका सबसे उथला मतलब उठा हुआ सबसे ऊंचा स्थान होता है, यह भाग होता है। इसे ही सागर मग्न भूमि भी कहते हैं। इसके जो है इसका जो ढाल मंद होता है, ठीक है, इसकी जो ढाल होती है वो ज़्यादा तीव्र नहीं होती है, मंद होता है। महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार सभी जगह एक जैसा नहीं होता है। कुछ महाद्वीपों के पास वह संकीर्ण हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं। संकीर्ण का मतलब छोटा हो जाना। तो कुछ महाद्वीपीय तट के पास वह सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा होता है, मतलब संकीर्ण मतलब छोटा, ठीक है। और कहीं कहीं इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, कहीं कहीं इसकी चौड़ाई जो है कम होती है, छोटी होती है। ओके, देखेंगे इसकी गहराई, जैसे मैंने आपको बताया था 200 किलोमीटर की होती है। किसकी गहराई 200 किलोमीटर की होती है? महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई कितने किलोमीटर की होती है? 200 किलोमीटर के करीब होती है। आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन सकता है कि महाद्वीपीय मग्न तट की जो है गहराई कितनी होती है। आपको बस यही हाईलाइट करेगा कि महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहते हैं, दूसरा महाद्वीपीय मग्न तट की जो है गहराई कितनी होती है। यहाँ पे यही आपको क्वेश्चन बनता है और आपको फिलिंग द ब्लैंक में पूछेगा, या तो फिर जो है इसे कह सकते हैं जोड़े विराम में भी पूछ सकता है। ओके, अब देखेंगे मनुष्य की दृष्टि से महाद्वीपीय मग्न तट बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व के विस्तृत मत्स्य क्षेत्र महाद्वीपीय मग्न तट पर पाए जाते हैं। मत्स्य क्षेत्र का मतलब जहाँ पे मछली पकड़ने वाला क्षेत्र होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? महाद्वीपीय मग्न तट। मतलब महाद्वीपीय मग्न तट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ये मछली पकड़ने के लिए जो है इसका कार्य किया जाता है। मतलब यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट पे जो है मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। ओके, अब उसके बाद जैसे कि लिखा है, यह भाग उथला होने से सूर्य की जो किरणें जो होती है ये कहाँ जाती है? उसकी तल तक पहुँच जाती है। ओके, कि जो महाद्वीपीय मग्न तट है, अगर देखेंगे कि सूर्य की जो किरणें यहाँ पे आसानी से यहाँ पे पाई जाती है कि महाद्वीपीय मग्न तट की जो होती है यह जो है ढाल में तीव्रता इसकी कम होती है। और यह मैदान, ये जो महाद्वीपीय मग्न तट है यहाँ पे ये जो विश्व में जो है सबसे ज़्यादा विस्तृत ज़्यादा करके यह मछली पकड़ने के लिए जो है इस मग्न तट पे जो है मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। क्योंकि यह उथला मतलब है कि ऊंचा होने के कारण जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वह तल तक पहुंच जाती है ना। मतलब उसके तल मतलब जो ज़मीन होती है, सूर्य की किरणें जो होती हैं, समुद्र जो महाद्वीपीय मग्न तट की जो भूमि होती है उसके उस भूमि तक जो है पहुंच जाती है। यहाँ जो है काइयाँ पलवक यानी जो काई पाई जाती है,
पलवक पाई जाती हैं। यह मछलियों का अन्न होता है। अभी आपको आएगा कि मछलियों का अन्न यानी मछलियों का अन्न क्या है, तो आपको आंसर मिलेगा काइयाँ और पलवक। ठीक है, पलवक ये जो है क्या है, मछलियों का भोजन है। ठीक है, अब जो है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विभिन्न खनिज खनन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे कहाँ पे, महाद्वीपीय मग्न तट जहाँ होता है वहाँ पे मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। वहाँ पे मछली अधिक पाई जाती है। क्यों वहाँ पे मछली अधिक पाई जाती है महाद्वीपीय मग्न तट के किनारे पे? उसका यही कारण है क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें जो है उसके तल तक पहुँचती है, और जो है वहाँ पे तल पे पहुँचने के कारण वहाँ पे काई और पलवक जो है यह खनिज ये जो होती हैं मछलियों के जो चारे जो है तैयार होते हैं या जिसको अन्न तैयार होता है। और जो है यहाँ पे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस यानी विभिन्न प्रकार के खनिज जो है खनन के माध्यम से प्राप्त, खनन का मतलब खोदना, ठीक है, खुदाई के माध्यम से ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्राप्त होती है। मुंबई हाय अरब सागर में महाद्वीपीय मग्न तट पर खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस मिलने का क्षेत्र है। मुंबई और हाय अरब सागर में, मुंबई में जो हाय अरब सागर में जो है महाद्वीपीय मग्न तट जहाँ पे, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं। मुंबई में उदाहरण के लिए जो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकता है कि यहाँ पे जो है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस मिलने का जो है क्षेत्र है मुंबई में, कहाँ पे, तो आपको आंसर आएगा हाय अरब सागर में। ओके, तो ये आपको यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही चीज़ बनता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाद्वीपीय मग्न तट जो है मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम यानी सबसे उपयोगी है। तो उसका कारण क्या है कि महाद्वीपीय मग्न तट में काई और पलवक ये पाए जाते हैं, जो कि ये जो है मछलियों का अन्न होने के यानी उनका भोजन होने के कारण जो होते हैं मछलियाँ जो है वहाँ पे अधिक बड़े पैमाने पर मग्न तट पर जो है पाए जाती हैं। तो ये जो उसका कारण बनेगा। एक्चुअली आपको थोड़ा विस्तार में लिखना, कहाँ से लिखेंगे, यही लिखेंगे कि महाद्वीपीय मग्न तट पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाद्वीपीय मग्न तट मग्न तट जो है यह भाग सबसे उथला होने के कारण सूर्य की किरणें जो है इसके तल तक पहुंचती है, और यहाँ पे काई और पलवक यह जो है पाए जाते हैं। ये दोनों जो है मछलियों का अन्न है, और इसी कारण से जो है जो है कि ये इसी कारण से जो है मछलियों का यहाँ पे प्रजनन, मतलब अधिक संख्या में जो है मछलियाँ जो यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे अधिक पलती है। इस प्रकार से जो है महाद्वीपीय मग्न तट पर मछली पकड़ने का जो व्यवसाय के लिए जो सर्वोत्तम है। तो आपको इसका आंसर इसी में से लिखना, जो मैंने आपको समझाया है उसी के हिसाब से, जो आपको इस पैराग्राफ में समझा है, जो आपको बताया गया है कि क्यों वहाँ पे मछली पकड़ने का व्यवसाय है, तो आपको इसी को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है। ओके, अब आता है कि महाद्वीपीय ढाल, ठीक है। महाद्वीपीय जैसे मैंने आपको बताया महाद्वीपीय ढाल किसे कहते हैं, उसका जो कहाँ से स्टार्ट होता है 3600 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, पाई जाती है वहाँ तक 3200 से लेकर 3600 किलोमीटर तक जो पाई जाती है, ठीक है। महाद्वीपीय मग्न तट का भाग समाप्त जब होता है उसके बाद से ही सागरी भाग का जो है ढाल तीव्र हो जाता है, इसे ही जो होता है महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। तो महाद्वीपीय ढाल किसे कहते हैं, जहाँ पे आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं कि जहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट का भाग समाप्त होता है वहीं से उसी सागरीय भाग पर जो है ढलान तीव्र हो जाती है, ठीक है। वहीं पे जहाँ पे समाप्त होता है वहीं पे सागरीय भाग का जो ढलान तीव्र हो जाती है, और इसे ही हम जो है क्या कहते हैं, महाद्वीपीय ढलान कहते हैं। ओके, और इस महाद्वीपीय ढलान की जो गहराई है 200 मीटर से लेकर 3600 किलोमीटर तक की पाई जाती है, ठीक है। कुछ स्थानों पर यह इससे अधिक भी होती, मतलब कहीं पे इससे अधिक भी हो सकती है या यहीं तक भी हो सकती है, ठीक है। महाद्वीपीय ढाल का विस्तार कम होता, महाद्वीपीय जो ढाल होता है इसका विस्तार कम पाया जाता है। सामान्यतः महाद्वीपीय ढाल की जो निचली सीमा महाद्वीप की सीमा मानी जाती है। तो क्या कहा सकता है कि महाद्वीपीय ढाल को डैश सीमा कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है, निचली सीमा महाद्वीप कहा जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि महाद्वीपीय ढाल की, ठीक है, आपको पूछा महाद्वीपीय ढाल किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला आंसर वही है आपको आंसर कि महाद्वीपीय ढाल किसे कहते हैं। ओके, अब
आएगा आपको पूछा गया कि महाद्वीपीय ढाल की जानकारी दो, तो महाद्वीपीय ढाल की जानकारी अगर आपको पूछा गया कि महाद्वीपीय ढाल की जानकारी के बारे में लिखी, तो आपको इसी पैराग्राफ में से जो है पॉइंट वाइज लिखना है। अब आएगा कि सागरीय मैदान। सागरीय मैदान किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, सागरीय मैदान जो समतल भूमि होता है उसे मैदान कहते हैं, ठीक है। तो सागर के अंदर भी जो भू आकृति है उसके अंदर मैदान पाए जाते हैं, और यह मैदान जो होता है महाद्वीपीय ढाल से इसका कब नंबर आता है? इसका नंबर जहाँ पे ढाल ख़त्म होता है उसके बाद सागरीय ढाल जो है, सागरीय मैदान जो है महाद्वीपीय ढाल से लगा एक जो है विस्तृत भाग, यह जो एक विस्तृत भाग मैदानी स्वरूप का होता है, ठीक है। यह मैदानी स्वरूप का होता है, ठीक है। और उसके बाद आएगा सागरीय नितल का समतल भाग सागरीय मैदान कहलाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन में सागरीय मैदान किसे कहते हैं? सागरीय मैदान जो है किसे कहते हैं? सागरीय मैदान जो है सागरीय नितल का समतल भाग को जो हम क्या कहते हैं? सागरीय मैदान कहते हैं, ठीक है। मैं आपको देखिए साथ साथ में जो है क्वेश्चन के आंसर भी बताते हुए चल रही हूँ बेटा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। आप इस पार्ट का जो आंसर अपने मन से आराम से लिख सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैम आंसर बताओ ये बताओ, आप सिर्फ ध्यान देंगे, आपको बस आंसर आपके हाथों में है। ओके, देखेंगे तो यहाँ पे सागरीय मैदान किसे कहते हैं, तो आपको आंसर मिल गया कि सागरीय नितल का समतल भाग को जो हम क्या कहते हैं? सागरीय मैदान कहते हैं। ओके, तो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी किस प्रकार से आपको ये चीज़ों को याद रखना है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी पूरा लेसन ख़त्म होने के बाद। ओके, तो यहाँ पे होता है सागरीय मैदान पर छोटे बड़े आकारों के जलमग्न टीले, पर्वत, पठार इत्यादि भू आकृतियाँ पाई जाती। मतलब सागरीय मैदान पर, जो सागरीय मैदान होता है जहाँ पे पठार पाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे टीले, पर्वत, पठार इत्यादि जो इस प्रकार की भू आकृतियाँ कहाँ पाई जाती है? सागरीय मैदान के अंदर पाई जाती हैं। ओके, अब आता है हमारा सागरीय पर्वत एवं पठार, ठीक है। सागरीय नितल पर स्थित पर्वत श्रेणी जैसे जलमग्न कटक या जलमग्न पर्वत कहलाती हैं। तो यहाँ पे आएगा कि सागरीय नितल पर स्थित पर्वत श्रेणियाँ क्या कहलाती हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जलमग्न कटक या जलमग्न पर्वत कही जाती हैं। ओके, आपको ये आंसर याद रहना चाहिए। पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? जलमग्न कटक या जलमग्न पर्वत कहते हैं। यह पर्वत सैकड़ों किलोमीटर जो है चौड़ी और हजारों किलोमीटर लंबी होती है। इन जलमग्न पर्वत श्रेणियों के शिखर कहीं कहीं सागर की सतह पर दिखाई देती, सागर की सतह पर दिखाई देती है। मतलब क्या? जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि किसे सागर की सतह पर कैसे दिखाई देती? पानी के ऊपर, ठीक है। और इस जलमग्न पर्वत श्रेणियों के शिखर कहीं कहीं सागर के ऊपर दिखाई देती, इन्हें हम सागरीय द्वीप के नाम से जानते हैं। तो सागरीय द्वीप किसे कहते हैं? जो अभी आपको आएगा, सागरीय द्वीप किसे कहते हैं? जो पर्वत श्रेणियाँ जल के ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। जो जलमग्न भूमि पानी के सतह से ऊपर उठ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सागरीय द्वीप के नाम से हम उसे जानते हैं। जैसे कि आइसलैंड, अंटार्कटिक महासागर, अंडमान निकोबार द्वीप, जो है बंगाल की खाड़ी, ये सारे क्या है? हमारे महाद्वीप हैं। ओके, ये सब सागरीय महाद्वीप माने जाते हैं, क्योंकि ये जो है सागर के अंतर्गत, पानी के अंतर्गत जो महाद्वीप है हमारे सागरीय मग्न तट के अंतर्गत आते हैं, उनकी भूमि के अंतर्गत जो पानी से ऊपर उठे होते हैं, इसलिए इन्हें द्वीप के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आपको आ सकता है यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि सागरीय महाद्वीप पर्वत श्रेणियों के शिखर होते, कुछ कह सकते हैं ऐसा भी कि कुछ सागरीय द्वीप पर्वत श्रेणियों के शिखर होते हैं। तो किस प्रकार से होती है, जिसमें से आपको आंसर इसी में से ही मिलेगा कि किस प्रकार से वो पर्वत श्रेणियों जो कहलाती हैं और वो किस प्रकार से होती है। वो सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी होती है, हजारों किलोमीटर लंबी होती है, और वो पर्वत श्रेणियाँ जो है शिखर कहीं कहीं पर जो है सागर की सतह पर ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इन्हें महाद्वीपीय नाम से, सागरीय महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं। आपको इसी में से आकृतियाँ मिल जाएगी, मतलब आपको इसी में से ही आंसर लिखना है। कुछ सागरों के शिखर समतल एवं विस्तृत होते हैं, उन्हें हम सागरीय पठार कहते हैं। यह हिंद महासागर के जो है छागोस
का पठार है। इसका एक उदाहरण है सागर हिंद महासागर के छागोस का जो पठार है उसका जो है यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। जो सागर के शिखर समतल एवं विस्तृत है उन्हें हम सागरीय पठार कहते हैं। सागरीय पठार किसे कहते हैं, तो आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, अब आता है हमारी सागरीय खाई एवं सागरीय गर्त। ठीक है, हम लोगों ने देखा, मैंने आपको पढ़ा था सागरीय खाई सागरीय गर्त के, हाँ मैंने आपको आकृति में दिखाया हुआ था। ठीक है, तो सागर के नितल में कुछ स्थानों पर गहरे चौकारे तीव्र ढलान वाले विवर गड्ढे और सदृश सागर संरचनाएं पाई जाती है। इन्हें सागरीय खाई अथवा गर्त कहते हैं। मतलब सागरीय गर्त किसे कहते हैं, तो आपको आंसर यहाँ से मिलेगा कि सागरी नितल के अंतर्गत। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया गर्त किसे कहते हैं, गर्त हम उसे कहते हैं जो सागर के नितल में जो कुछ स्थान जो है अधिक तीव्र ढलान वाले होते हैं और वो गड्ढे के रूप में पाए जाते हैं। गड्ढे और सदृश सागर संरचनाएं पाई जाती, इसे हम सागरीय खाइयाँ या सागरीय गर्त कहते हैं। उसके बाद देखेंगे साधारणतः कम गहरी वाली भू आकृतियाँ खाइयाँ कहलाती हैं और अधिक गहराई वाली और बहुत दूर तक फैली भू आकृतियों को गर्त कहा जाता है। गर्त किसे कहते हैं कि जो गहराई क्या होता है यहाँ पे कि जो गहराई बहुत दूर तक और फैली होती है उन आकृतियों को हम जो क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। और जो कम गहराई वाली आकृतियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम खाई कहते हैं। समुद्री तल में गर्त की गहराई हजारों मीटर तक होती है। तो आपको याद होना चाहिए समुद्री जल के अंतर्गत कितनी किलोमीटर तक की जो है खाई पाई जाती है, 1000 किलोमीटर तक का, 1000 किलोमीटर तक का। ओके, प्रशांत महासागर की मरियाना गर्त विश्व में की जो है सबसे जो है गहरी गर्त है। मरियाना जो है ये सबसे विश्व की जो है प्रशांत महासागर में जो गर्त पाया जाता है विश्व की सबसे गहरी गर्त है, जिसकी जो है गहराई 11,034 मीटर है और भूगर्भ विज्ञान के दृष्टि से मध्य महासागरीय जलमग्न पर्वत एवं गर्त सागरीय नितल के सर्वाधिक सक्रिय भाग हैं। इन भागों में अनेक तीव्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं और यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। सागरीय नितल पर होने वाली भूकंप एवं ज्वालामुखीय विस्फोटक के कारण तट पर सुनामी आने का खतरा रहता है। तो तट पर सुनामी कब आती है, जब क्या होता है, जब भूकंप एवं ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो है क्या होता है, सुनामी आता है। तो सुनामी के आने का क्या कारण होता है कि जहाँ पे भूकंप एवं ज्वालामुखी का विस्फोट अधिक होता है और उसी के कारण जो है तटों पर जो है सुनामी आती है। तो ये थी हमारे सागरीय गर्त के बारे में। अगर आपको सागरीय गहराई एवं सागरीय गर्त से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये वाला आंसर आपको इस पैराग्राफ में से आपको आंसर लिखना रहेगा। ओके, अभी सागरीय निक्षेपण का मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी चीज़ को लाके एकत्र करके, मतलब किसी चीज़ को लाके इकट्ठा करके रखना। निक्षेपण करना लाके छोड़ देना। ओके, उसे कहते हैं निक्षेपण का मतलब लाके छोड़ देना, कहीं किसी जगह पे लाके उसको किसी पदार्थ को लाके किसी वस्तु को लाके एक जगह लाके इकट्ठा कर देना। ठीक है, तो उसे कहते हैं। लेकिन सागरीय निक्षेपण क्या मतलब सागर के द्वारा, मतलब जो हमारी जो सागर उसके द्वारा किस प्रकार से निक्षेपण किया जाता है। एक होता है मनुष्य निक्षेपण, एक होता है सागरीय निक्षेपण। ठीक है, वो किस प्रकार, देखिए सागरीय निक्षेपण होता है। सागरीय निक्षेपण के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ये सागरीय निक्षेपण जो होता महाद्वीप में जो बहकर आने वाली नदियों तथा हिम नदियों द्वारा जो बहाकर लाए गए छोटे बड़े जो आकार वाले पत्थर हुए या मिट्टी हुआ, जो सागरों के द्वारा भी आ सकता है या फिर नदियों के द्वारा भी आ सकता है। ठीक है, जब महाद्वीप में बहने वाली जो महाद्वीप के साथ में जो नदियाँ बहती हैं उन नदियों के साथ में जो हिम नदियाँ होती, जो हिम नदी मतलब क्या होती है, जो बर्फ़ की नदी होती है नदियों द्वारा जब वो बहाकर कुछ छोटे छोटे पत्थर कण या मिट्टी के सूक्ष्म कण आदि जो पदार्थ जो है महाद्वीपीय मग्न तट पर आके संचयन हो जाता है, आके उसके साथ में मिल जाता है और सागर के पदार्थों के इस संचयन को जो हम क्या कहते हैं इसे ही हम कहते हैं सागरीय निक्षेपण कहते हैं। मतलब क्या यहाँ पे सेम सीधी भाषा है कि
नदियों के मतलब महाद्वीपों में बहने वाले नदियों के तथा हिम नदियों के द्वारा जो बहाकर छोटे छोटे पत्थर लाए जाते, मिट्टी के सूक्ष्म कण लाए जाते और भी जो पदार्थ उनके द्वारा बहाकर लाकर महाद्वीपीय मग्न तट पर जब संचयन हो जाता है तो इसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं सागरीय पदार्थ। मतलब पदार्थों के संचयन को हम इन्हीं सभी सागरीय पदार्थों के संचयन को हम कहते हैं सागरीय निक्षेपण कहते हैं। और यह निक्षेपण जो होता है, जो बार बार बहा के जो निक्षेपण लाके वो किनारे पे ले जाके छोड़ देती है, तब उन परतों पर मतलब इस सागरीय निक्षेपण से क्या होता है, एक परत पे दूसरी परत, ऐसे तीसरी परत जो है परत पे परत जमती चली जाती है। और जो है सागरीय जल के दबाव के कारण, जब सागरीय जल का दबाव होने के कारण जो है इसके अंदर जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाए। यहीं पे जब दबाव निर्माण होता है जिसके कारण जो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सागरीय निक्षेपण जो है किस कारण से होता है कि यहाँ पे सीधे सीधा लिखा भागों, जहाँ पे सागरीय नितल या विश्व विभिन्न भागों में निचला गहरा भाग है, इसमें यहाँ अनेक प्रकार के पदार्थों का संचयन होता है और उसका स्वरूप इस पर छोटे छोटे आकार और पत्थरों के और मोती, खुरदरी, रेत, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है और मिट्टी के सूक्ष्म कण इत्यादि पदार्थ नदियों तथा हिम नदियों के द्वारा जो है महाद्वीप से बहाकर लाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, संचयन उनका महाद्वीपीय मग्न तट पर हो जाता है। और इन पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सागरीय निक्षेपण कहते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, सिंपल सी बात है कि सागरीय निक्षेपण किसे कहते हैं, तो नदियों के द्वारा और हिम नदियों के द्वारा जो छोटे छोटे कण हुए या कोई पदार्थ हुआ उनके लाकर वो उनका जो संचयन जो है महाद्वीपीय मग्न तट पर हो जाता है और इन्हीं पदार्थ को हम सागरीय निक्षेपण कहते हैं। ओके, और देखेंगे सेकेंड पॉइंट इसके अंदर है कि ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर निकली हुई राख एवं लावा भी निक्षेपण यहाँ दिखाई पड़ता है। मतलब जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उसमें जो लावा या राख होते वो जब बाहर आते हैं तो वो भी जो है निक्षेपण जो यहाँ पे दिखाई देता है। कहाँ पे, महाद्वीपीय मग्न तट पे दिखाई देते हैं। अधिक गहराई में विश्व और सागरीय मैदानों में मृदा के अति सूक्ष्म कण बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इसे मृदा सागरीय वनस्पतियों एवं प्राणियों के अवशेष भी मिश्रित रहते। अवशेष मतलब क्या होता है, प्राणियों, मृदा मतलब मरा हुआ, ठीक है, जिसमें होता है सागरीय वनस्पतियों की इसमें मृद सागरीय वनस्पतियों और प्राणियों की जो अवशेष जो है मिश्रित होते। यह संपूर्ण मिश्रण अति सूक्ष्म कण से बना रहता है और यह महीन कीचड़ की तरह होता है, ठीक है, और इसे साधारण प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष का अनुपात 30% होता है। इस महीन कीचड़ को सागरीय पंख कहते हैं। सागरीय पंख किसे कहते हैं, आपको आंसर यहीं पे मिलेगा कि सागरीय पंख के बारे में अगर आपको पूछा गया आंसर के लिए कि सागरीय पंख जैसे आपको पूछा गया किसे कहते हैं, तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी कर सकता है कि सागरीय, जैसे आपको मैंने बताया सागरीय पंख किसे कहते हैं, तो आपको पढ़ना प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष का अनुपात जो है 35% होता है। इन महीन कणों को जो हम क्या कहते हैं, सागरीय पंख कहते हैं, यानी कीचड़ को, या आप कह सकते हैं कि अति सूक्ष्म जो सागरीय वनस्पति और प्राणियों के अवशेष के मिश्रण से बना हुआ जो कीचड़ होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे सागरीय पंख कहते हैं। तो ये उसका आंसर आएगा। ओके, और वो कितना प्रतिशत होता है, 30% होता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ऐसे पदार्थों का संचयन भी हो जाता है जो मानव निर्मित होता है। मतलब मानव के द्वारा भी कुछ ऐसे पदार्थ जिसका निक्षेपण कहते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट में मानव द्वारा भी निर्मित कुछ पदार्थों का जो है निर्माण होता है। ये हमें जो है जैसे कि आप जानते हैं शहर के मैला पानी, ठोस जो है अपशिष्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ, ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ, बेकार रसायनों, प्लास्टिक इत्यादि पदार्थों के कारण जो है जलमंडल में दूषण का खतरा बढ़ जाता है और ये पदार्थ सागरीय जीव एवं वहाँ की पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत हानिकारक होती है। इसे भले ही जो है प्रदूषणकारी घटकों का प्रमाण कम होता है, पर
इससे होने वाले हानि की जो है संभावना अधिक होती है। देखिए, सागर के जीव का स्वरूप समझने के लिए, जीवन के स्वरूप को समझने एवं सागरीय निचल की जानकारी प्राप्त करने हेतु जो है निक्षेप महत्वपूर्ण है। निक्षेपों के एक से के ऊपर एक का स्तर एवं सागरीय जल के दबाव के कारण निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। अवसादी चट्टानों का निक्षेपण का एक के ऊपर एक एवं एक के ऊपर एक के जो स्तर एवं सागरीय जल के दबाव के कारण जो होता है निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिला कि सागरीय मैदानों की, मैंने आपको बताया सागरीय निक्षेपण किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया सागरीय निक्षेपण किसे कहते हैं। अभी आपको जो आप लोग पढ़े वहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं कि सागरीय निक्षेपण किस प्रकार से होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि सागरीय पंख किसे कहते हैं, आपको यहाँ से मिल जाएगा कि सागरीय पंख किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से जो है आंसर इसमें से आपको इसी में से आंसर जो है पॉइंट वाइज जो है करके लिखना रहेगा। ओके, वैसे मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर का जो है आपको वीडियो एक अपलोड करूँगी। ठीक है, अब देखेंगे कि कुछ हमें याद देने वाली, जैसे कि आप यहाँ पे देख रही है सागरीय निक्षेपण, आपको देख रहे हैं यहाँ से जो सागर से पानी बहा के आया है और यहाँ पे जो पदार्थ उनके सामने छोटे छोटे कण आएंगे या जो भी नदियों के साथ में बहा के आने वाली होंगी वो आके यहाँ पे किनारे पे आके क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, और इसे हम निक्षेपण कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे सागरीय निक्षेपण। ठीक है, ये सागरीय निक्षेपण, ये भी सागरीय निक्षेपण है। किस प्रकार से, जब वो सूख जाता है तो वो पपड़ी के रूप में जम जाता है। अब ये है मानव निर्मित पदार्थों का जो कचरा हम देखते हैं, घूमने वगैरह जाते हैं, आप देखते होंगे कि हम नदी के किनारे जितने भी कचरे तो मानव द्वारा जो है उसे जो क्या कहता है संचयन किया जाता है। तो वो मानव निर्मित पदार्थों का वहाँ पे संचयन होता है। किस प्रकार से आपको हर नदी के किनारे ये सारी चीज़ें दिखाई दे, चाहे जुहू चौपाटी चले गए या वालकेश्वर चले, कहीं भी जाएंगे तो आपको इस प्रकार का दिखाई देता है। तो कुछ होता है सागरीय निक्षेपण के कारण होता है और कुछ जो है मानव निर्मित के द्वारा भी होता है। ओके, ये यहाँ पे देखेंगे, ये हमें हमेशा याद रखना है। क्या, ये देखिए समुद्री तल, किसी भी स्थान की ऊंचाई एवं गहराई उस स्थान के समुद्री तल से गिनी जाती है। तो आया समझ में, किसी भी स्थान की जो लंबाई ऊंचाई वहाँ की समुद्री तल की जो है तल से गिनी जाए। समुद्री जल का जो है निर्धारण ज्वार के अधिकतम स्तर एवं भाटा के न्यूनतम स्तर के औसत द्वारा होता है। ठीक है, समुद्री तल का जो है निर्माण, जो समुद्री तल का निर्माण होता है वो ज्वार के अधिकतम स्तर एवं भाटा के न्यूनतम स्तर के द्वारा, औसत के द्वारा होता है। इस औसत को शून्य मानते हुए इससे अधिक अथवा इससे कम ऊंचाई के स्थानों को जो है धनात्मक एवं ऋणात्मक मूल्यों में कहा जाता है। उदाहरण, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचाई है। तो मरियाना गर्त जो है वो 11,034 किलोमीटर है। भारत में जो सर्वेक्षण हेतु चेन्नई स्थित मुंबई तल की औसत ऊंचाई शून्य मानी जाती है। यह समुच्चय भारत के सभी स्थलों की समुद्र तट से ऊंचे दर्शाने वाले जो है मानक मानी जाती है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे सागरी तल है तो यहीं से जो है किसी भी ऊंचाई दिखाई जाती है। ओके, तो यही था हमारा। और आपको यहाँ से एक क्वेश्चन कर सकता है, सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन कर सकता है। और देखेंगे ये जो आकृति है यहाँ से आपको क्या पूछा जा सकता है। ये आपको आ सकता है किसके लिए, ये आपको आएगा मैप के लिए। मतलब आपको क्या करना रहेगा, आकृति दी रहेगी उसको देखकर पीछे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना रहेगा। कौन से जलमग्न भूमि आकृतियाँ दिखाई दे रही है, उन्हें पहचानो और शीर्षक दो। तो कौन कौन से जलमग्न भूमि आकृतियाँ हैं वो आपको देखना है। दूसरा है, इनमें से कौन सा स्थान मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त होगा और क्यों, इसका भी आंसर आपको यहाँ पे देना है। तो ये आपको इस प्रकार से आएगी। ओके, तो इस प्रकार से आपको आएगा। तो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है कि कौन सी जलमग्न भू आकृतियाँ दिखाई दे रही, जलमग्न भू आकृतियाँ बताई गई है। तो यहाँ पे इस मैप में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करती हूँ फिर आपको आराम से दिखाई देगा। ओके, तो ये जो मैप है, थोड़ा सा मैं और इसको
थोड़ा कम करती हूँ क्योंकि पूरा आ नहीं रहा है। ओके, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जलमग्न भू आकृतियाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भूमि है। ओके, ये भूमि है, जितनी भी ये पानी, ये जितना भी पानी दिखाई, ये जलमग्न भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि सागरीय द्वीप है ना, पानी के अंदर जो है ये भू आकृतियाँ बोला गया ना, भू आकृतियाँ एक ये दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सागरीय द्वीप है ना, ये सागरीय द्वीप, क्योंकि ये पानी के अंदर का ज़मीन है। ठीक है, क्योंकि ये पानी के ऊपर जो उठा हुआ भू आकृति है, ये जो होगा हमारा क्या आएगा, सागरीय महाद्वीप। ओके, सॉरी, सागरीय द्वीप आएगा, सॉरी, सिर्फ द्वीप आएगा। ठीक है, ये सागरीय द्वीप है। क्या है ये जो है हमारा क्या है, सागरीय द्वीप है। अब उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है कि सागरीय पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, इसके अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो दिखाई दे रहा था आपको, ये पर्वत श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सागरीय पर्वत श्रेणियाँ। ओके, श्रेणी या श्रेणियाँ भी लिख सकते हैं। पर्वत श्रेणियाँ दिखाई दे रही है और एक तो दूसरा क्या दिखाई दे रही है, सागरीय महाद्वीप दिखाई, दूसरा यहाँ पे सागर पर्वत, सागरीय द्वीप और सागरीय जो होती है पर्वत श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इसमें से कौन सा स्थान मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त होगा और क्यों? दूसरा होगा कि वास्को डी गामा द्वारा अगर देखेंगे तो मछली पकड़ने के लिए जो है उपयुक्त क्षेत्र क्या माना गया है, किसे माना गया उपयुक्त क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए? महाद्वीपीय मगरे तट को माना गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो द्वीप है, ठीक है, इसको वास्को डी गामा, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो द्वीप है इसका नाम है मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये जो महाद्वीप है वो महाद्वीप जो है मछली पकड़ने के लिए जो है सबसे जो है उपयुक्त क्षेत्र माना गया है। और इस क्षेत्र के समीप का जो महाद्वीपीय मग्न तट है, यहाँ पे देखेंगे ये महाद्वीपीय जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये महाद्वीपीय मग्न तट जो है क्या है, ये सबसे जो है उथला है, मतलब सबसे ज़्यादा है, उठा होने के कारण जो है यहाँ पे सूर्य की जो किरणें जो यहाँ पे सीधे जो है उसके तल तक पहुँच जाती है। और इसी कारण से जो है मेडागास्कर द्वीप के समीप जो है मछली पकड़ने के लिए जो है एक उपयुक्त स्थान है। महाद्वीप जो है मेडागास्कर जो महाद्वीप है मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त, क्योंकि यहाँ पे से जो है महाद्वीपीय मगरे तट सबसे अधिक उथला है और उथला होने के कारण यहाँ पे जो होती है सूर्य की किरणें जो उसके तल तक पहुँचती है और वहाँ पे जो है काई पाई जाती है जो मछलियों का भोजन है। इसलिए जो है ये स्थान जो है सबसे अधिक जो है क्या है, यहाँ पे वो मछली पकड़ने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त। तो यहाँ पे जो देखेंगे समुद्र में उष्ण एवं शीत जो है समुद्री धाराएं जो यहाँ पे अगर देखेंगे उष्ण और शीत जो समुद्री धाराएं जो है आकर जो है मिलती हैं। यहाँ पे उष्ण मतलब गर्म और जो है शीत मतलब ठंडा और गर्म दोनों हवा धाराएं जो आके यहाँ पे मिलती है, जिसके कारण जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे धाराएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये सब धाराएं हमारी किस प्रकार से कौन सी धाराएं आती है, ठीक है। तो वो आके मिलने के कारण जो यहाँ पे जो है मेडागास्कर जो महाद्वीप है वो मछली पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है कि लहरों के साथ बहकर आए गए पदार्थ और अप्राकृतिक, जैसे मानो अप्राकृतिक और प्राकृतिक भी आपको इस प्रकार से पूछा, प्राकृतिक पदार्थ और अप्राकृतिक मतलब मानव निर्मित। अप्राकृतिक पूछा गया तो भी आपको पता होना चाहिए जो मानव के द्वारा, अप्राकृतिक जो प्राकृतिक के द्वारा नहीं है, और ये प्राकृतिक के द्वारा जो समुद्र के अंदर समुद्र के साथ जो बह के आती है उसे कहा जाता है प्राकृतिक। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यही चीज़ दिया गया है कि मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक के द्वारा वनस्पति, शंख, सीप, जलचर प्राणी जो होते हैं वो भी बह के आते हैं, जो मर जाते हैं उनको, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा। इनमें से कौन से पदार्थ जो है नष्ट प्राय है, कौन से नष्ट प्राय नहीं है। नष्ट प्राय पदार्थों के कारण क्या हो सकते हैं ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये पूछा जाएगा। और उत्तर दो, ठीक है, उत्तर भी देने के लिए अगर पूछा गया तो भी। और इसमें जो है आपको रसायन धातु, प्लास्टिक, कांच ये मानव निर्मित है। आपको जो है संजाल पूर्ण करो जो आता है
है ना। आकृति पूर्ण करो, ये आपको इसमें से पूछा जाता है 2 नंबर के लिए। ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए। ओके, इस प्रकार से जो है हमारा ये सागरीय जो धाराएं हैं, सागरीय धाराएं बोल रही, सागरीय नितल की जो संरचना है, यह लेसन जो है हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। और जो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो मैं इसका एक इस लेसन के पार्ट का जो प्रश्न उत्तर का भी जो वीडियो मैं आपको बनाऊंगी, ठीक है, उसे आप लोग ज़रूर देखें और अपने क्वेश्चन का आंसर देख लें। ओके, वैसे जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर जो आराम से मिल जाएगा। अब आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है। ओके, आप लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे तो आपको उसी पॉइंट वाइज में लिखना है और अपने मन से थोड़ा सा उसमें थोड़ा चेंजेस करके आपको बनाना है। ओके, फिर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, आप सभी का धन्यवाद।